हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रहे होंगे। देखिए भैया, अभी तक हम लोग क्या किए थे, हम लोग लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 और 5 तक पढ़ चुके हैं। कहने का मतलब ये कि हम टॉपिक शुरू किए थे प्रकाश का परावर्तन। क्या किया भैया? प्रकाश का परावर्तन। ये हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ था, ठीक है, जिसमें हम लोग लेक्चर 1 में पढ़े थे कि भैया परावर्तन क्या होता है, परावर्तन क्या होता है और इसके नियम क्या होते हैं। क्लियर। लेक्चर 2 में हम लोग पढ़े थे इसके 10 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन। फिर लेक्चर 3 में हम लोग पढ़े थे भैया, लेक्चर 3 में फिर हम लोग इसके 10 क्वेश्चन किए थे, मतलब परावर्तन और इसके नियम से 10-10 यानी 20 क्वेश्चन हम लोग किए थे। फिर लेक्चर 4 में हम लोग पढ़े हैं कि समतल दर्पण, दर्पण क्या होता है, दर्पण क्या होता है। इसके बाद समतल दर्पण क्या होते हैं, दर्पण कितने प्रकार होते हैं और समतल दर्पण की विशेषता क्या क्या होती है, यहां तक पढ़े थे। फिर लेक्चर 5 में हम लोग पढ़ लिए हैं समतल दर्पण से संबंधित 10 एमसीक्यू। कितना भैया? 10 एमसीक्यू। क्लियर। ये इतना हमारा हो गया। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर 6 में क्या पढ़ने वाले हैं कि समतल दर्पण से और कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे के सारे पढ़ेंगे। लगभग 20 से 25 क्वेश्चन जो भी होगा आज हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर। आगे बढ़ जाते हैं। अब चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपने प्रश्नों पर। चलिए प्रश्न पे चलते हैं। कल 10 प्रश्न कर चुके थे, 10 प्रश्न किए थे आपने, यहां तक प्रश्न हो गया था, ठीक है, जिसका आंसर क्या दिया आपका? अनंत आया। यहां तक प्रश्न हम लोग कल किए थे। आज इसके आगे बढ़ते हैं। आज क्या करते हैं, इसके आगे बढ़ जाते हैं। चलिए तो ये आपका रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखो भैया, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। हमसे कह रहा है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी मतलब v, प्रतिबिंब की दूरी किससे लिखते हैं हम लोग? v से लिखते हैं। प्रतिबिंब की दूरी और फिर कह रहा है वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी का संबंध है, यानी u और v में क्या संबंध है, किसके लिए? समतल दर्पण के लिए। तो हम आपको बता दें, यहां लिखा है कि जो v होता है वो होता है प्रतिबिंब की दूरी। किसकी होती है भैया? प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। क्लियर। फिर कह रहा है जो u होता है वो होता है वो वस्तु की दूरी। किसकी होती है भैया? वस्तु की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी और किसका होता है? वस्तु की दूरी। याद दिया। अब हमसे कह रहा है बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। v बराबर u होता है या v बराबर माइनस u होता है, v बराबर 2u होता है या v बराबर u/2 होता है। क्लियर। एक बात बताओ भैया, हम लोग कल पढ़ लिए थे यहाँ पे कि एक समतल दर्पण रहेगा, अगर इसके सामने कोई वस्तु है, मान लेते हैं यहाँ पे वस्तु है, ये लड़के को हम 3-4 दिन से यहाँ पे खड़ा करके रखे हैं, ये खड़ा ही रहेगा जब तक दर्पण की क्लास चलेगी मेरे ख्याल से। खड़ा रहे भाई, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग का काम तो हो ही रहा है, तुम्हारी वजह से क्वेश्चन हल तो हो जा रहा है हमारा। चलो ये हो गया। क्या हम बोले कि जो ये वस्तु है, वस्तु की दूरी कितना होती है? u से होती है, u से होती है। क्वेश्चन में कह रहा है, हम लोग यहाँ समझ लीजिए। फिर इसके प्रतिबिंब की दूरी होती है v। क्या होती है? v होती है। क्लियर। अब हमसे कह रहा है कि बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो हम तो ये जानते हैं कि जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा वस्तु के बराबर दूरी बनता है दर्पण से। क्लियर यहाँ तक, क्योंकि हम लोग ने पढ़ा है कि समतल दर्पण में वस्तु जितनी दूरी पर होती है दर्पण से उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बनता है, यानी u बराबर v होता है। ये बात तो क्लियर है, ये बात तो क्लियर है, यानी u बराबर v यहाँ भी है, u बराबर v यहाँ भी है। ये दोनों तो गलत हो गए क्योंकि ये बराबर में नहीं। इसके बाद क्या है, हमसे कह रहा है कि इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखो झटके में आप लोग ये मत मान लीजिएगा, रीजन बता रहा हूँ, ये नहीं होगा, ये गलत है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। समझते हैं क्यों सही होगा भैया। तो एक बात बताइए, जैसे यहाँ पर ये है, अगर यहाँ हम एक निर्देशांक खींचे, क्या खींचे? निर्देशांक। अगर इसको मैं ऐसे बढ़ा दें तो आप कह सकते हो क्या, ये हो जाएगा आपका वाई अक्ष और ये हो जाएगा आपका वाई डैश अक्ष, ये हो जाएगा आपका एक्स अक्ष और ये हो जाएगा एक्स डैश अक्ष। अब आप बताइए, ये होता है मूल बिंदु। हमें पता है कि मूल बिंदु से बाईं ओर चलेंगे
तो निगेटिव होता है, अगर हम लोग मूल बिंदु से दाईं ओर चलेंगे तो पॉजिटिव होता है। क्लियर? फिर मूल बिंदु से ऊपर की ओर जाएंगे तो पॉजिटिव रहेगा और नीचे की ओर आएंगे तो निगेटिव रहेगा। तो आप बताइए जो वस्तु होगी वो प्लस होगी कि माइनस होगी? वस्तु क्या होगी? वस्तु दूरी प्लस या माइनस? तो कहोगे सर ये बाईं ओर है मतलब ये माइनस होगी। किसमें होगी? माइनस। तो यहाँ देखिए ना, जो v है बराबर माइनस u है, यानी ये वाला ऑप्शन क्या होगा आपका? सही होगा। क्लियर? बराबर बनता है, लेकिन ध्यान ना आपकी ये चीजें अच्छे ध्यान में, सवाल गलत कर दिया होगा आपको। आगे बढ़ जाए अगले क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 16 में भैया, चलिए कह रहा है आप कि भैया एक बात हो, समतल दर्पण में आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन, आवर्धन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मान होता है, समतल दर्पण में आवर्धन का मान होता है, क्या कह रहा है? ऑप्शन नंबर ए 0, बी कह रहा है 1 होता है, सी -1 होता है, डी कह रहा है अनंत होता है। तो एक बात होती है, हम समझते पहले आवर्धन क्या होता है। तो आवर्धन बराबर होता है, आवर्धन बराबर होता है आपका प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, बटे क्या होती है? वस्तु की लंबाई। और प्रतिबिंब की लंबाई को हम लिखते हैं i डैश से, वस्तु की o डैश से, कहीं कहीं h2 और h1 भी होता है, कोई दिक्कत नहीं, हमें अपने समझना ही समझ लेते हैं। आवर्धन को यम से लिखते हैं। अब आपको कह रहा है कि बताइए समतल दर्पण में जो आवर्धन होता है वो कितना होता है? एक बात बताओ भैया, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है, जो प्रतिबिंब का आकार होता है, प्रतिबिंब का आकार वो वस्तु के आकार के बराबर बनता है क्या? हाँ बराबर बनता है, हम लोग पढ़े यहाँ पे। तो हम कह सकते हैं क्या कि जो i डैश है वो बराबर किसके होगा? o डैश के। क्लियर? अब आप बताइए, अगर हम इस दोनों की वैल्यू यहाँ पे रखें, चाहे i डैश बराबर o डैश लिख दे, चाहे o डैश बराबर i डैश कर दे, तो हम यहाँ लिखते हैं i डैश बटे, फिर से लिख दे क्या? i डैश। क्यों? क्योंकि o डैश बराबर क्या होता है भैया? i डैश। ये दोनों बराबर होते हैं। अगर इनको हम काट देंगे कितना है? m बराबर का 1। तो आप बताइए कि m की वैल्यू कितनी है? आवर्धन कितना है? 1 है। अब यही कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि आवर्धन की प्रकृति बताइए। क्या बताइए? आपकी प्रकृति। प्रकृति का मतलब आपको बताना है उसका नेचर। नेचर का मतलब ये होता है कि वो प्लस होगा कि माइनस होगा। हो सकता है ऑप्शन यहाँ पे दे देता आपको, यहाँ का मानते हैं ऑप्शन यही हम बना दें। कहता ऑप्शन पहला कि आवर्धन धनात्मक होता है, धनात्मक होता है। दूसरा ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। तीसरा कभी धनात्मक, कभी धनात्मक और कभी क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। चौथा देता कि सभी, क्या बोलता भैया यहाँ पे? सभी। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे बोलता, तब इधर रखिएगा यम की वैल्यू क्या है आपकी? प्लस आई। कितना आई? प्लस। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होता? तभी सही रहता। क्लियर? तो चीजों को ध्यान रखना, क्वेश्चन कैसे घुमा रहा है, कैसे क्या कह रहा है, पहले उसको आप ध्यान से पढ़िए तभी उसका आंसर दीजिएगा। बिना पढ़े पूरा ऑप्शन आंसर मत दीजिएगा, नहीं तो सवाल आप गलत कर दिया होगा। चलिए आगे बढ़ जाइए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 चलिए, हमसे कह रहा है एक व्यक्ति की ऊंचाई 180 सेंटीमीटर। व्यक्ति की ऊंचाई, व्यक्ति की ऊंचाई ध्यान रखना, ये व्यक्ति की ऊंचाई दिया 180 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है उसे अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, प्रतिबिंब देखने के लिए, पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कितने लंबाई का दर्पण चाहिए, यानी दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। तो एक बात बताइए भैया, हम पढ़े थे कि किसी व्यक्ति को अपनी पूरी इमेज देखने के लिए, पूरी इमेज देखने के लिए हमें उस वस्तु की आधी लंबाई का दर्पण चाहिए। और यहाँ लिखे भी थे कि जो दर्पण की लंबाई होगी, दर्पण की लंबाई ये बराबर होती है 1/2 वस्तु की लंबाई। हाँ है ना, वस्तु की लंबाई। अब आप बताइए 1/2 वस्तु की लंबाई कितना है? कहोगे 180। ये कितना है? 180 काटेंगे कितना है भैया? 90 सेंटीमीटर। कितना है? 90 सेंटीमीटर। तो आप बताइए ये तो हो नहीं सकता है, और इसमें क्या होगा? ये भी नहीं होगा। ये यहाँ 60 है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अब इसी में क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लेता कि भैया बताइए कि प्रतिबिंब की लंबाई कितनी होगी, प्रतिबिंब की लंबाई कितनी होगी, अगर प्रतिबिंब की लंबाई पूछ लेता, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, तो भैया आपका 180 सही होता है। लेकिन हमसे पूछा है कि दर्पण की लंबाई, तो दर्पण की लंबाई का मतलब होता है कि वस्तु की लंबाई के आधा, वस्तु की लंबाई का आधा। चलिए आगे बढ़ जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के हल किया करो, जल्दबाजी मत किया करो आपने। चले, और इतना बढ़िया पढ़िए आप लोग दिया कि आने वाले पेपर में आप लोग कुछ अच्छा कर सको। हम जितना प्रैक्टिस हो सकता है उतना करवाएंगे, सुना ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता आपका, समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है? उल्टा होता है, सीधा होता है, तिरछा होता है, फिर घूर्णी होता है। घूर्णी मतलब मुड़ा हुआ, तिरछा मतलब समझते हैं आप, तिरछा। ठीक है, एक बात भैया हम बोले थे कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब होता है सदैव, समतल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव आभासी बनेगा। क्या बनेगा? आभासी बनता है, सीधा बनता है और बराबर बनता है। तो एक बात तो क्लियर है कि ये उल्टा तो बनेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या बनता है? सीधा बनता है। तिरछा भी नहीं बनेगा, घोड़ी नहीं बनेगा, बनेगा क्या बन जाएगा? सीधा बनेगा। क्या बन जाएगा यहाँ पे? सीधा। आगे बढ़ जाए। चलिए, ये तो क्वेश्चन आसान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पेरिस्कोप में सामान्यतः किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं? पेरिस्कोप में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो ध्यान रखना, पेरिस्कोप में सदैव समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग? समतल दर्पण का। अगर आपसे पूछता कि सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग करते हैं? दूरदर्शी में, ठीक है, तो हमेशा क्या होता है? अवतल दर्पण होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़े। चलिए, ये भी गलत है, ये भी गलत है, और क्या है? ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। याद रखना, पेरिस्कोप में समतल दर्पण, पेरिस्कोप में समतल दर्पण। आगे बढ़े। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 हमसे कह रहा भैया कि एक वस्तु समतल दर्पण से 4 मीटर की दूरी पर रखी हुई है। कितने मीटर पे? 4 मीटर की दूरी पर रखी हुई है। तो वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी, तो एक बात बताओ भैया, हमको पता है कि u बराबर होता है v, u बराबर, ये माइनस आपको बताता है कि दर्पण बाईं ओर होता है। क्लियर? या वस्तु बाईं ओर होती है। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ चित्र बनाते हैं। यहाँ एक हो गया दर्पण, आपका क्या हो जाएगा भैया? दर्पण हो जाएगा। क्लियर? और यहाँ पे हम रख दिए किसी वस्तु को। चलिए, यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, कोई वस्तु है, ठीक है, यहाँ भी एक व्यक्ति है, वस्तु क्या बोलेंगे इसको? व्यक्ति बोलेंगे। ये दोनों बराबर है, क्या हो जाएगा? बराबर। चलिए, अब आप बताइए, हमसे कह रहा भैया कि दर्पण से 4 मीटर की दूरी पर यहाँ रखा हुआ है, यानी जो है व्यक्ति खड़ा हुआ है। क्लियर? फिर आप बताओ कि उतनी ही दूरी पर इसका प्रतिबिंब तो बनता है। समतल दर्पण में वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी बराबर होती है। कहां से? दर्पण से। ठीक है, अब हमसे कह रहा है यहाँ की दूरी और यहाँ, यानी इन दोनों के बीच की दूरी बनानी है। एक बात बताओ, 4 मीटर तक दर्पण पहुंचेंगे, 4 मीटर के बाद प्रतिबिंब तक पहुंचेंगे, कितना हो जाएगा? 8 मीटर। कितना हो जाएगा भैया आपका? 8 मीटर। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्लियर? ये गलत है, ये गलत है, और ये क्या? चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 17 हमसे कह रहा है यदि एक व्यक्ति दर्पण की ओर 1.5 मीटर पर सेकंड की चाल से चलता है तो प्रतिबिंब की व्यक्ति के सापेक्ष चाल क्या होगी? ध्यान रखना, कह रहा है एक व्यक्ति जो दर्पण की ओर 1.5 मीटर यानी 1.5 मीटर पर सेकंड, ये मीटर पर सेकंड की वेग से चलता है तो प्रतिबिंब कितने वेग से चलेगा? एक बात बताओ भैया, कल हम पढ़े थे कि समतल दर्पण की ओर कोई वस्तु v वेग से आएगी तो उसका जो प्रतिबिंब होगा वो 2v वेग से आएगा। हाँ यार, तो जो अभी वेग है वो कितना है? 1.5 मीटर पर सेकंड है। तो 2v कितना हो जाएगा? कहोगे 1.5 इंटू में 2 यानी हो जाएगा 3 मीटर पर सेकंड। कितना हो जाएगा? 3 मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन नंबर भी आपका कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद ये 18 17 तो हो गई है। 18 कह रहा है कि दो समतल दर्पणों के बीच कोण थीटा है, प्रतिबिंबों की संख्या n का सही सूत्र है। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि दो समतल दर्पणों के जो बीच कोण है वो कितना है? थीटा है। तो प्रतिबिंब की संख्या n का सूत्र क्या होता है? यानी इसको तो थीटा बटे 360 या n बराबर थीटा बटे 360 बटे थीटा होता है। यह हो जाएगा n बराबर 360 बटे थीटा माइनस का 1, यह हो जाएगा n इक्वल टू थीटा माइनस का 1। एक बार ये कल पढ़े थे, ये हो जाएगा 360
बटे थीटा माइनस का, ये कल पढ़े थे। वो प्रतिबिंब की संख्या क्या होती है, अगर दो दर्पण एक दूसरे से थीटा कोण पर रखे रहेंगे तो इनका फार्मूला क्या होता है, ये हो जाएगा 360 बटे थीटा माइनस का 1। क्लियर, ये ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। आगे बढ़ जाए। सब के सब थ्योरी में पढ़ा चुके हैं, सिर्फ प्रैक्टिस यहाँ पे करा रहे हैं। आप लोग थ्योरी पढ़िए, उसके बाद आगे यहाँ पे देखिए प्रैक्टिस कीजिए, बहुत मजा आएगा। सारे के सारे क्वेश्चन को हम समझा दिए, अच्छे से समझाए, थ्योरी में सब बता दिए, पूरी विशेषता बताया समतल दर्पण के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर हमसे कह रहा भैया कि एक वस्तु दर्पण से u दूरी पर है, u दूरी पर है, दर्पण से u दूरी पर है। यदि दर्पण को वस्तु से 2 मीटर दूर, दर्पण को वस्तु से 2 मीटर दूर खिसका दिया जाए तो प्रतिबिंब की स्थिति परिवर्तन, तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर खिसक जाएगी या फिर पास आएगी दर्पण की, देखेंगे। एक बात तो मान लेते हैं ये दर्पण, ये क्या भैया दर्पण। क्लियर, यहाँ कहीं एक व्यक्ति खड़ा है, कोई वस्तु है, इसकी दूरी अभी वर्तमान में u है, कितना u है। क्लियर, अच्छा ये u है तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा v, क्योंकि प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी बराबर होती है, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी बराबर होगी, ये हो जाएगा। क्लियर, फिर कह रहा है कि हम क्या करते हैं, दर्पण को वस्तु से 2 मीटर दूर खिसका देते हैं, यानी दर्पण यहाँ था, अब इसको 2 मीटर दूर खिसका दिए और इधर कर दिए, 2 मीटर उधर बढ़ा दिए, 2 मीटर उधर बढ़ा दिए। तो बताइए, तो प्रतिबिंब में क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब में कितनी परिवर्तन होगा, यानी वो कितना मीटर प्रतिबिंब भाग जाएगा। तो बताइए 2 मीटर इधर खिसका देंगे तो प्रतिबिंब में कितना भागेगा, 2 मीटर भागेगा भाई, कितना भागेगा, 2 मीटर भागेगा। क्लियर, 2 मीटर भाग जाएगा भाई। हम यहाँ पे खड़े हैं, हम यहाँ पे खड़े हैं, हम मान लीजिए ये सामने जो आप फोन क्या बोलते कैमरा है, इस कैमरा जो है एक समतल दर्पण है। अगर हम यहाँ पे खड़े हैं u दूरी पर, कैमरे को अगर हम 2 मीटर उधर खिसका देंगे तो मेरा जो इमेज होगा वो 2 मीटर उधर खिसक जाएगा, क्योंकि प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु दूरी क्या होती है, बराबर होती है दर्पण से। क्लियर, तो जितना दूरी हम इसको इधर खिसकाएंगे उतनी दूरी आपका वस्तु प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, खिसक जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20वां क्वेश्चन देखते हैं आराम से भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि एक समतल दर्पण को 30 डिग्री कोण पर घुमाने पर, 30 डिग्री कोण घुमाने पर परावर्तित किरण कितने कोण से घूम जाएगी। चलिए, कह रहा है कि एक समतल दर्पण को 30 डिग्री कोण घुमा रहे हैं, ठीक है, तो परावर्तित किरण कितने डिग्री कोण पर घूमती है। तो एक बात भैया कल हम पढ़े थे, ये कोई समतल दर्पण है, हाँ या ना, ये क्या है, समतल दर्पण है, इस पर कोई किरण आपतित हो रही है, ठीक है, और ये परावर्तित हो रही है, यहाँ पे था। अगर हम इस कोण को ऐसे थीटा कोण घुमा दें, ये थीटा कोण घुमा दें, तो परावर्तित किरण कितना घूमती है, 2 थीटा, हाँ या ना। तो अभी कोण कितना घुमा रहे हैं, 30 डिग्री, समतल दर्पण कितना है, 30 डिग्री घूम रहा है, तो परावर्तित किरण कितना घूमेगी, कहोगे 2 into 30। अच्छा ये क्वेश्चन तो कल मेरे ख्याल से हम समझाते हुए ये क्या बोलते हैं, प्रश्न करा दिए थे, जैसे ओरली प्रश्न करा दिए थे। तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा भैया कि 2 समतल दर्पण 72 डिग्री कोण पर झुके हैं, तो बनने वाले अधिकतम प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी, अधिकतम बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी। क्या होता है भैया, n बराबर होता है 360 बटे थीटा बटे कितना हो जाएगा, 72, फॉर्मूला तो पड़ेगा 360 बटे थीटा माइनस का 1। क्लियर, इसको अगर काटेंगे ये हो जाएगा मेरे ख्याल से 6 से काट दें, 6 36, ठीक है, और 6 कम 6 6 12। क्लियर, अब इसको फिर काट लेते हैं, तो 12 पंजे 60, यानी हो जाएगा 5 माइनस का 1 बराबर कितना आएगा, 4। कितना है भैया आपका 4। ऑप्शन नंबर बी सही, बी क्या है, सही। आगे बढ़ जाए। ये फार्मूला है जब
दर्पण एक दूसरे से कब रहेंगे, थीटा कोण पर रहेंगे। कहाँ रहेंगे, थीटा कोण पर। तब ये फार्मूला हम लोग लगाएंगे प्रतिबिंब की संख्या निकालने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है यदि एक दर्पण के सामने खड़ा व्यक्ति अपनी दाईं आंख बंद करता है तो प्रतिबिंब में कौन सी आंख बंद दिखाई देगी। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। एक बात बताइए, हम कल आपको इमेज दिखाए थे, पढ़ा रहे थे, तो हम बोले कि यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति है, यहाँ कोई अगर व्यक्ति है, अगर इसके सामने कोई दर्पण रखा हुआ है, दर्पण क्या है, रखा हुआ है, तो अगर ये इधर देखेगा तो इसका दायां कंधा बायां दिखेगा, बायां कंधा दायां। अगर दाईं आंख बाईं दिखेगी, बाईं आंख क्या हो जाएगी, दाईं दिखेगी। मतलब उसमें होता है पार्श्व उल्टा बनता है। प्रतिबिंब कैसे बनता है, पार्श्व उल्टा बनता है। पार्श्व उल्टा का मतलब होता है दाएं से बायां, बाएं से दाएं। कोई दिक्कत? तो बताओ अगर ये दाईं आंख बंद कर रहा है, दाईं आंख, तो दर्पण में कौन सा दिखेगा, बाईं आंख बंद होगी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। वैसे ही समझ लीजिए, तो ये आप लोग दर्पण के सामने जब खड़े होते हैं किसी के सामने, तो आपको ऐसे दिखता होगा। चले अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा भैया कि समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति किस नियम से निर्धारित होती है। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं हल्का सा, ऑप्शन देखिए पूरा। समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति किस नियम से निर्धारित है। अपवर्तन का नियम, परावर्तन का नियम, स्नेल का नियम या फिर विवर्तन का नियम। तो अपवर्तन का नियम होता है 1n2 = sin i बटे sin। आपतन कोण की जा, अपवर्तन कोण की जा के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम। एक बात बताइए, ये बराबर में n भी होता है, बराबर में क्या होता है, ऐसे भी होता है, n = sin i बटे sin का i होता है आपतन कोण, आता है अपवर्तन कोण। चलिए, तो ये तो वैसे क्लियर नहीं है भैया, क्योंकि यहाँ पे अगर कहता कि कोई डंडी है वो तिरछी दिखाई देती है, सिक्का ऊपर दिखता है, तो ये सब चीजें मान लेती हैं। अगर ये कहता कि आकाश का रंग नीला, क्या बोलते हैं, आकाश जो है उसमें जो किरणें होती हैं वो चारों तरफ फैल जाती हैं, तो वहां भी प्रतिबिंब हो जाता। लेकिन अपवर्तन में वायुमंडलीय अपवर्तन वगैरह आता। लेकिन आपको अगर कहो कि इमेज बन जाए अपवर्तन से, तो ये संभव नहीं है। अगला स्नेल का नियम, तो यही होता है भैया, अपवर्तन के नियम में स्नेल के नियम कहते हैं। उसके बाद विवर्तन संभव नहीं है, क्योंकि विवर्तन क्या होता है, आपके आवाज को यानी आपकी प्रकाश को जो भी होगा, ध्वनि का विवर्तन होता है, ध्वनि का व्यतिकरण होता है, विवर्तन भी होता है। और किसका होता है, प्रकाश का। विवर्तन में क्या होता है, जो प्रकाश होता है वो ज्यामितीय छाया में फैलता है, ज्यामितीय छाया में फैलता है। ज्यामितीय छाया में फैलना नहीं है, मुझे प्रतिबिंब बनाना है। तो प्रतिबिंब क्या होता है, अब जब ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, बचा कौन है, प्रकाश का परावर्तन का नियम। अब परावर्तन नियम होता है कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। अब वैसे भी हम लोग प्रतिबिंब जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि किसी बिंदु से चलने वाली जो प्रकाश किरणें होती हैं, जब किसी दूसरे बिंदु पर टकराती हैं, तो टकराकर जहां पर मिलती हैं, जहां टकराती हैं, उस बिंदु को, पहले वाले बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब बोलेंगे। क्लियर? आगे बढ़े, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, ये क्वेश्चन आप लोग हल करेंगे, पढ़ा कह रहा है कि दो समतल दर्पणों के बीच 120 डिग्री का कोण हो तो बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी। यदि दो समतल दर्पणों के बीच में 120 डिग्री कोण है, कितना, 120 डिग्री, ठीक है, तो प्रतिबिंब की संख्या यानी n की वैल्यू, फिर बताइए n बराबर क्या होता है, 360 बटे थीटा यानी 120 माइनस का 1, काट दो इसको, 12 × 36, तो कितना हो जाएगा, 3 माइनस का 1 बराबर 2, कितना हो जाएगा भैया आपका, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ जाए, चलिए 3 क्वेश्चन हो गया इस तरह। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। अरे भाई, चलिए कह रहा है एक व्यक्ति दर्पण से 2 मीटर दूर खड़ा है। एक व्यक्ति कहां से, दर्पण से, समतल दर्पण से 2 मीटर दूर है। ये कितना है, 2 मीटर। यहाँ पे मान लेते हैं कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, यहाँ पे क्या है, कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है। चलिए यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कोई
व्यक्ति खड़ा हुआ है 2 मीटर की दूरी पर। फिर कह रहा है कि यदि वह 0.5 मीटर पीछे हटता है, पीछे हटता मतलब इधर, उधर नहीं, इधर दर्पण से 0.5 मीटर आगे बढ़ गया, 0.5 मीटर, ठीक है, इधर चलाया। तो कह रहा बताइए तो वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितना होगा। देखो तो भैया ये 2 तो ऑलरेडी था, तो प्रतिबिंब कितने बना होगा, 2 मीटर बना होगा, हाँ ना, 2 भी बना होगा। फिर अगर ये 0.5 खिसक गया तो ये भी 0.5 क्या होगा, खिसक गया तो प्रतिबिंब। तो आप बताइए अगर कुल दूरी की बात करें ये हो जाएगा कितना आपका 2.5 प्लस का 2.5, क्योंकि भैया 2 ये 0.5 तो 2.5 हो जाएगा, है ना, 2.5 उधर भी 2.5, इन दोनों के बीच दूरी कितनी हो जाएगी। तो आप बताइए ये हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5 मीटर, कितना हो जाएगा 5 मीटर। तो दिक्कत, अच्छा सॉरी, ये कह रहा है तो प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी बढ़ेगी, ठीक है, वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी बढ़ेगी। भैया कितनी बढ़ेगी, तो 0.5 इधर बढ़ी है, 0.5 इधर बढ़ी है, ध्यान रखना। कह रहा है कितनी बढ़ेगी, ये नहीं पूछा कि कितनी दूरी हो जाएगी, ना ना ना, ये गलत होता भाई। कह रहा है कि कितनी दूरी बढ़ेगी, 0.5 इधर खिसक के आया वस्तु, तो 0.5 उधर प्रतिबिंब गया, तो कुल कितना हो जाएगा 1 मीटर, कितना हो जाएगा 1 मीटर। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। देखिए अगर हमसे पूछता कि कुल कितनी दूरी होगी इनके बीच की, तब आपका ऑप्शन नंबर ये आपका 5 मीटर होता, क्योंकि 2.5 इधर 2.5 इधर। हमसे तो पूछा है कि कितनी बढ़ जाएगी दूरी, कितनी बढ़ जाएगी, तो भैया 0.5 इधर वस्तु गई, तो 0.5 इधर प्रतिबिंब गया होगा। अगर दोनों इतने गए तो पता कितना हो गया 1 मीटर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ जाए, चलिए देख लो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करो भाई साहब, और हम भी पढ़ेंगे यहाँ से, हो जाती है कभी मिस्टेक, लेकिन अगर ये पेपर में हो गया तो फिर छूट जाएगा, नंबर कट जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा समतल दर्पण के सामने, समतल दर्पण के सामने रखी वस्तु की ऊंचाई यच है, कितना भैया यच है, जो वस्तु है वो यच ऊंची लंबी है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होगी। तो भैया आप बताइए ना, समतल दर्पण में जो वस्तु होता है सदैव क्या होता है, बराबर होता है उसका प्रतिबिंब। अगर वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई बराबर होती है तो वस्तु यच मीटर है तो प्रतिबिंब कितना होगा, यच मीटर होगा। ऑप्शन नंबर सी, ये तो डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो आप। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 हमसे कह रहा है कि यदि दर्पण को वस्तु की ओर v वेग से लाया जाता है, जो दर्पण है दर्पण को वस्तु की ओर v वेग से लाया जाता है, ठीक है, तो प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष का वेग क्या होगा। एक बात बताओ भैया, यहाँ अगर कोई व्यक्ति है, अगर हम दर्पण को एकदम स्पीड में लेके आए v वेग से, तो चाहे दर्पण स्थिर रहे, हम इस व्यक्ति को v वेग से भगाए, चाहे जो व्यक्ति है ये इस तरह दर्पण को भगाए, कोई एक तो गति करेगा ना, कोई एक गति करेगा तो क्या करेगा, प्रतिबिंब क्या होगा, गति करेगा। अगर प्रतिबिंब गति करेगा तो अगर इसकी v वेग है तो प्रतिबिंब कितना हो जाएगा, 2v वेग हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2v वेग। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ाएंगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच खड़ी वस्तु के अनंत प्रतिबिंब बनने का मुख्य कारण क्या है। कितना बढ़िया क्वेश्चन भाई साहब। कह रहा है कि दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच खड़ी वस्तु के अनंत प्रतिबिंब बनते हैं, यानी n की वैल्यू क्या है, अनंत प्रतिबिंब बनते हैं, और दो समतल दर्पण जो है वो समानांतर है। तो आप बताइए इसके प्रतिबिंब बनने का रीजन क्या है, इमेज किसके वजह से बनता है, अपवर्तन के कारण, बार बार परावर्तन के कारण, विवर्तन के कारण या ध्रुवण के कारण। तो एक बात बताइए, जब कभी आप बाल कटाने गए होंगे, आप बाल कटाने जाएंगे तो आप देखिएगा सामने एक शीशा लगा होता है, उसके बाद आपके पीछे एक शीशा लगा होता है। आप इसमें देखते हैं तो आपकी इमेज कहाँ दिखती है, पीछे दिखती है। फिर आप ध्यान देखोगे तो एक इमेज और दिखेगी इसके आगे, फिर आप इसमें एक इमेज दिखेगी। तो कहने का मतलब ऐसे बहुत सारे इमेज बनते हैं। वो किसकी वजह से होता है, तो वो होता है परावर्तन, बार बार का परावर्तन होता है, बार बार का तो ये आपका परावर्तन, अपवर्तन नहीं होगा, विवर्तन नहीं होगा, ध्रुवण भी नहीं होगा। कोई दिक्कत, बार बार इमेज बनने का कारण क्या होता है, परावर्तन। चल अगला 29 नंबर कह रहा है कि एक दर्पण के सामने समतल दर्पण की बात कर रहा है, ठीक है, एक दर्पण के सामने
रखा अक्षर P, जो P है वो एक अक्षर है और वो रखा हुआ है, दर्पण के सामने रखा हुआ है, प्रतिबिंब में कैसा दिखाई देगा? P कैसे दिखाई देगा? P दिखाई देगा, P ही दिखेगा, या उल्टा P दिखेगा, या पार्श्व उल्टा दिखेगा, या फिर घोड़े। एक बात बताओ, अभी तो हम बताया ना कि जो प्रतिबिंब होता है हमेशा कैसे होता है? पार्श्व उल्टा। समतल दर्पण में प्रतिबिंब क्या होता है? पार्श्व उल्टा, दाएं का बायां। देखो ध्यान, रीजनिंग में क्वेश्चन पूछता है, देखो अगर यहाँ पे हम P लिख देते हैं, P लिखते हैं, तो ध्यान रखना, ट्रिक समझिएगा। रीजनिंग में भी होता है कि भैया प्रतिबिंब इमेज बताइए, जो दर्पण के पास होगा इमेज में भी दर्पण के पास ही होगा, ये कुछ ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। क्लियर? देखो ये इधर गोला वाला पास था, इधर भी गोला वाला क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। तो ये आपका आंसर सही होगा। और इसको हम बोलते हैं पार्श्व उल्टा। क्या बोलते हैं? पार्श्व उल्टा। ये हो गया। अगर यही अब इसका मतलब है कि उल्टा की तो मतलब ये हो जाएगा भैया आपका ऐसे बन जाए, ऐसे तो नहीं बनेगा, कोई दिक्कत? तो पार्श्व उल्टा। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। कह रहा है समतल दर्पण की आवर्धन यानी यम का मान किस पर निर्भर करता है? वस्तु की दूरी पर, दर्पण की वक्रता त्रिज्या पर, वक्रता त्रिज्या पर या त्रिज्या पर? त्रिज्या पर, आपतन कोण पर यानी आई, और इनमें से किसी नहीं। चलिए किसी पर नहीं। एक बात हम पढ़े हैं आवर्धन का यम बराबर आई डैश बटे ओ डैश। हाँ, आवर्धन यम बराबर होता है आई डैश बटे ओ डैश इक्वल टू होता है माइनस बी बटे। तो हम कहते क्या कि यम इनवर्स प्रोपोर्शनल कर दे क्या? 1/u। अगर दूरी कम होगी तो आवर्धन ज्यादा होगा, अगर आवर्धन ज्यादा होगा तो दूरी कम होगी, या दूरी ज्यादा होगी तो आवर्धन क्या होगा? कम होगा। ये इसके इनवर्स है। तो हम कह सकते हैं ये डिपेंड किस पे कर रहा है? जो वस्तु की दूरी पर, वस्तु की दूरी। ऑप्शन नंबर ए सही है। कोई दिक्कत? चलिए बस 30 क्वेश्चन थे। कोई 10 तो हम पहले कर चुके थे, 10 हम लोग पहले कर चुके हैं और 20 आज कर लेंगे। उम्मीद करते हैं आपको समतल दर्पण से संबंधित सारे के सारे प्रश्न समझ में आएंगे और आप लोग इसको अच्छे से एंजॉय करते हुए पढ़े होंगे। ध्यान रखिए भैया, अगर आप ईमानदारी से पढ़ते हैं तो सारे के सारे क्वेश्चन आपके पेपर में फंस जाएंगे और पूरी मेहनत करेंगे। जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं हम सब के सब आपके सामने करा दें यहाँ पे, चाहे वो सवाल हो, चाहे वो आपकी ऐसे थ्योरेटिकल टाइप का होगा, जितना भी क्वेश्चन बनेगा हम सब करवाएंगे यहाँ पे। आज के लिए इतना बहुत है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।